Good afternoon, all of you. I am Atul sir from मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कानपुर मंडल और मैं एनडीए सीडीएस की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। कल हमने आपको पढ़ाया था मराठा और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इस चीज को थोड़ा सा पहले सीधे हम भारत में यूरोपियों के आगमन पर आने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत में यूरोपीय क्यों हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप ये देखिए यूरोप है कहाँ। तो मैप हम बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे वर्ल्ड का अपने हाथ से, अगर इस पे होता तो अच्छी बात है, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा रफली बनाने। तो अगर आपने मैप देखा होगा तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एक ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये साउथ अमेरिका है और यहाँ पर आपका अफ्रीका है, ये अफ्रीका हो गया और अफ्रीका से ही लगा हुआ ये हिस्सा जो है ये हिस्सा ये यूरोप का है। देन ये आपका एशिया हो गया, एशिया में ही आपका जो है यहाँ पर इंडिया है और इस तरीके से यहाँ पर दूसरे हिस्से हैं और देन ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो हिस्सा है आपका ये हिस्सा यहाँ पर बहुत छोटे देश हैं जो बहुत बड़े देश नहीं है। तो ये जो एरिया है ये आपका यूरोप, ये एरिया यूरोप है और इंडिया में यूरोप का आगमन, भारत में यूरोप के लोगों का आगमन। तो यूरोप से लोग भारत कैसे आए? यूरोप और भारत में बहुत पास नहीं और जिस समय ये भारत आ रहे थे उस समय स्वेज नहर भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं बनी थी कि यहाँ बीच में लाल सागर और काला सागर के बीच से होते हुए यहाँ से निकल कर वो यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं। तो जो यूरोपियंस आते थे वो इस तरीके से पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आते थे और भारत में यहाँ आए। सबसे पहली बार यहाँ पर कहाँ आए थे? कालीकट में। ये आपको पता है वास्को डी गामा भारत में पहली बार जब आया था तो कहाँ आया था? कालीकट में। ये आपको सबको पता होगा। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक सर, पहले आगमन क्यों होगा, आगमन कैसे होगा, आगमन की जरूरत क्या पड़ी, पहले इस बात को समझिए। तो ये एक स्टोरी की तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, बहुत सारी चीजें इसके साथ जोड़ेंगे। जैसे हम अगर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो क्यों जाते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। या तो हमारे परिवार के लोग वहां पर हों और उनके द्वारा हमें बुलाया जाए तो हम वहां पर जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे क्योंकि उनसे हमारा लगाव होगा। तो यूरोपियंस का भारत में कोई परिवार का पर्सन नहीं था, यानी परिवार के लोग भारत में नहीं रहते। तो यूरोप के लोग इतनी लंबी दूरी का चक्कर लगाकर भारत क्यों आएंगे, भारत क्यों आएंगे, मतलब भारत ही नहीं था, भारत था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, श्रीलंका था, जितना ये पूरा एरिया था, यहाँ पर आखिर वो क्यों आएंगे बात किया। जब परिवार में कोई व्यक्ति नहीं था, कोई किसी तरह का इस तरह से कोई लेना देना नहीं था, तो आखिर क्यों आएंगे। अब बात आती है, दूसरी चीज आती है, वो है जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति आता है, यानी वो पैसा कमाने के लिए आ सकता है, व्यापार के लिए आ सकता है, ट्रेडिंग के लिए आ सकता है। तो एक्चुअली जो यूरोप से सारे लोग आए थे, जितने भी व्यापारी आए थे वो ट्रेडिंग के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। और मेन व्यापार किसका था? मेन व्यापार जो होता था वो मसालों का व्यापार होता था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चाय और चीनी का व्यापार भी शुरू किया, लेकिन पहले शुरू में मसालों का व्यापार होता था। आखिर मसालों का व्यापार क्यों होता था ये भी जानिए। तो अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि जो यूरोप का एरिया है यहाँ पर जो जाति रहती है या जो जिस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वहाँ पर मैक्सिमम ईसाई रहते हैं। जैसे यहाँ पर पुर्तगाली आए वो ईसाई थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अंग्रेज आए वो ईसाई थे, डच आए वो ईसाई थे, ये लगभग जो भी आए, फ्रेंच आए वो ईसाई थे। तो ये ईसाई थे और इनका जो फूडिंग पैटर्न था वो क्या था, ज्यादातर ईसाई जो थे ये
वेजिटेरियन को समझ सकते हैं कि नॉन वेज बिना मसालों के पॉसिबल नहीं है, उसमें टेस्ट क्रिएट करने के लिए मसालों का यूज होता है। इसलिए पूरे के पूरे यूरोप में मसालों की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। अब बात आती है यूरोप के आसपास के इलाके में, अफ्रीका के आसपास के इलाके में, वहाँ पर मसाले होते नहीं थे। मसाले कहाँ पैदा होते थे? मसाले होते थे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होगा उसको समझने की कोशिश करिएगा। हमारे देश में हमारी अर्थ पर इक्वेटर लाइन जो भूमध्य रेखा है वो भारत के नीचे से निकलती है और ये 640 किलोमीटर नीचे से निकलती है इंडिया की। और जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती चली जाती है। तो जब हम इक्वेटर लाइन से इसकी तरफ बढ़ेंगे तो मैक्सिमम गर्मी होगी। तो जो इक्वेटर लाइन के आसपास का एरिया होता है वो जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, रुक रुक कर बारिश होती है, मल्टीपल टाइम्स बारिश होती है, यानी बारिश का कोई समय नहीं होता, बराबर बारिश होती रहती है। इस कोस्टल एरिया में, इस एरिया में यहाँ पर आपका भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट था वो था जहाँ पर मसाले पैदा होते हैं। भारत में मैक्सिमम मसाले जो पैदा होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो केरला में होते हैं और तमिलनाडु के आसपास के एरिया में होते हैं। साथ ही साथ मसाले कहाँ होते हैं? श्रीलंका में होते हैं, इसके बाद काजू वगैरह श्रीलंका में, और हमारे यहाँ पर जो है आपका केरला में, और जो केरल के जस्ट बगल में लगा हुआ इलाका है तमिलनाडु, वहाँ पर होता है। देन उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ जाते हैं तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, जितने भी छोटे छोटे जो आइलैंड थे यहाँ पर मैक्सिमम मसाले पैदा होते हैं। तो मसाले कहाँ से चाहिए? मसाले यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से मसाले यहाँ पर जाते थे। इसलिए जैसे एक चीज लिखी मिलती है उसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों अट्रैक्ट हुए वो हमारे यहाँ आने के लिए? वास्को डी गामा जब भारत आया 1498 में और जब यहाँ पर आकर रुका, इसके बाद जब यहाँ से वो अपना वापस गया तो वो मसाले और जो सामान लेकर गया, उसने जब यूरोप में जाकर उसको सेल किया तो वो कैसे आते रहते थे? ऐसे पूरा चक्कर लगाते हुए यहाँ पर आया। तो जब वो वापस फिर गया जब उसको लेके जाने में, और जब वो यूरोप पहुँचता है और जब सारा सामान अपना सेल करता है तो उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट होती है, यानी 60 गुना फायदा होता है। इस बात को समझना, 60 टाइम्स यानी जितना पैसा वो इन्वेस्ट करता है उस पैसे का 60 गुना क्या होता है? उसको प्रॉफिट होती है। तो क्यों ना अट्रैक्शन पैदा हो? आखिर अट्रैक्शन क्यों नहीं पैदा होगा? जब आपको किसी चीज में कितना बड़ा फायदा होगा तो आप ऑब्वियसली वो काम करेंगे ही करेंगे, अगर कर सकते होंगे तो। ठीक है, अब बात आती है यूरोप से लोग भारत में कैसे आए, क्यों आए, कैसे आए, वो कौन सा युग था? आखिर सिर्फ यही था कि सिर्फ पैसे ही कमाने के लिए ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, या मन में कुछ और भी उनके उद्देश्य था, या मन में कुछ चल रहा था, या कोई मजबूरियां थी जो उस तरफ आ रहे थे? इस बात को भी सोचना। एक नाम आपने सुना होगा, तुर्की, टर्की। ठीक है, तो टर्की में किसका कब्जा है? वहां पर मुस्लिम्स का कब्जा है। टर्की मुस्लिम कंट्री है। तो टर्की में क्या हुआ, इस स्टोरी को समझने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बताते हैं कि टर्की जिस समय यूरोप में यहाँ पर ये सब चल रहा था तो ये कैसे शुरू हुआ, इस चीज को समझिए। एक डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस डेट का नाम है 1453। 1453 ये की है, यानी ये सब यूरोपियन जो आना शुरू हुए इसके बाद हुए। क्यों आना शुरू हुए, आखिर ऐसा क्या हुआ 1453 में, इस बात को समझिए। तो ऑटोमन तुर्की, ऑटोमन ये जो भाग है आपका, इस पूरे भाग को हम क्या कह सकते हैं? इस भाग को कह सकते हैं रोमन साम्राज्य। बेटा समझना पड़ेगा। तो रोमन साम्राज्य, इस चीज को समझ लीजिए, रोमन साम्राज्य यहाँ पर था, इस जगह पर था। तो ऑटोमन तुर्की जो थे उन्होंने यहाँ पर एक आक्रमण किया और यहाँ पर कब्जा कर लिया, और रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा। एक पहला भाग ये हुआ, ये हो गया आपका ईस्ट रोमन एम्पायर, और ये
तो जो वेस्ट रोमन एम्पायर था वहां तो कोई दिक्कत नहीं, जो ईस्ट रोमन एम्पायर था इस जगह पर किसका, ऑटोमन तुर्कियों का कब्जा हो गया। जब यहाँ पर ऑटोमन तुर्कियों का कब्जा हुआ तो जो ईसाई थे वो मुस्लिम्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो जब पसंद नहीं करते थे, कब्जा हो गया तो क्या करेंगे, तो इस इलाके से जितने इंटेलिजेंट लोग थे, यानी जो थिंक टैंक थे, थिंक टैंक विचारक, विचारक कौन होते, थिंक टैंक कौन होते, जो समाज को एक नई दिशा देते हैं, समाज का रिवाइवल कराते हैं, समाज को उत्थान के रास्ते पर ले जाते हैं, डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाते हैं, सही गलत का फर्क करना बताते हैं। तो जो इस तरह के लोग थे, इंटेलिजेंट वर्ग था, विचारक थे, और जो है वो सारे के सारे लोग जो है वो इंटेलिजेंट वर्ग यहाँ से कहाँ पढ़ाई कर जाता है, यहाँ पर आकर पढ़ाई करता है। जब यहाँ पढ़ाई कर जाता है, यहाँ पर आकर रहता है, तो वहाँ के शासकों द्वारा और वहाँ के जो इंटेलिजेंट वर्ग है उनके द्वारा और साथ ही साथ वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा उनका वेलकम किया जाता है कि आइए सर आपका स्वागत है। और जब वो यहाँ पर आते हैं तो चूंकि जो अच्छा व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, एम्बिशियस पर्सन है, जिसको नॉलेज है, वो कुछ अच्छा ही करेगा। तो ये लोग जो है ये एक चीज की शुरुआत करते हैं। वो किस चीज की शुरुआत करते हैं और क्यों करते हैं इस बात को समझिए। ये शुरुआत करते हैं नई भौगोलिक रास्ते खोजने, नए भौगोलिक रास्ते खोजने की शुरुआत करते हैं। और क्यों करते हैं उसका पीछे कारण है, क्योंकि इस इलाके में अब मुस्लिम का वर्चस्व हो गया है और यहाँ पर ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया है। तो ये इनको जो और जगह थे वहां पर इनको डोमिनेट करने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए और नए इलाकों में अपने धर्म को फैलाने के लिए, प्लस ट्रेडिंग करके, व्यापार करके पैसा कमाने के लिए ये नए रास्तों का खोज करना शुरू करते हैं। तो नए रास्तों की खोज का समय शुरू होता है। जैसे आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ठीक है, फिर किसी ने अमेरिका की खोज की, फिर कोई कहीं और केप ऑफ गुड की खोज की, केप ऑफ ग्राम की खोज की, तमाम इस तरह की बातें चलती रहती है, यहाँ की खोज की। तो क्या इसके पहले ये जगह नहीं थी? ये सब जगह थी, लेकिन इन जगहों तक यूरोप से लोग नहीं पहुंचे थे। इसलिए जब यूरोप से पहली बार लोग चाहे केप ऑफ गुड पहुंचे हों, चाहे कालीकट इंडिया में पहुंचे हों, चाहे अमेरिका में पहुंचे हों, तो कहा जाता है कि इन जगहों की क्या की गई, खोज की। तो इस तरीके से खोज का दौर शुरू हुआ। और जब खोज का दौर शुरू हुआ तो एक पॉइंट मैंने पहले ही बताया कि जब कालीकट से वो वापस गया तो उसको 60 टाइम्स फायदा हुआ, वास्को डी गामा को 60 गुना, जिसने इस और दूसरा यहाँ के लोगों ने उसका वेलकम किया जबरदस्त तरीके से। तो उसको एक तो गर्मजोशी से वेलकम हुआ, उसको सपोर्ट मिला, प्लस उसको प्रॉफिट मिला। इसलिए जो है यूरोप से भारत में आने का रास्ता क्या हुआ, साफ हुआ। और बार बार आने की बात होने लगी। वास्को डी गामा 2 बार आया, बार बार भारत में आने की बात होने लगी, क्योंकि यहाँ पर व्यापार के रास्ते खुले हुए थे, बहुत कुछ था। दूसरा एक और प्रॉब्लम वाली बात की, वो भी हम आपको बता देते हैं। भारत में छोटे छोटे गणराज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे। एक बड़ा साम्राज्य था, उसमें मुगल चल रहा था, बाकी जो छोटे छोटे थे, क्योंकि वो आपस में भी लड़ते रहते थे, उसका भी इन लोगों ने काफी फायदा उठाया और बाद में अपनी यहाँ पर जागीरें बनाई और अपने को यहाँ पर एक्सपेंड किया, अपनी राजधानियां बनाई, अपने जो फैक्ट्रियां बनाई। तो उस समय फैक्ट्रियों में कोई मशीनें नहीं होती थी, उस समय जो फैक्ट्रियां बनती थी, फैक्ट्री का मतलब है कि मान लीजिए इन्होंने मछलीपट्टनम में कोई फैक्ट्री बनाई या कोच्चि में कोई फैक्ट्री बनाई या सूरत में फैक्ट्री बनाई, तो वहां पर इन्होंने बहुत सारा सामान जिसका ये ट्रेडिंग करते थे उसको वहां पर स्टोर कर देते थे। एक तरीके से देखा जाए तो वो इनका वेयर हाउस होता था और जहां से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था। तो इन्होंने ज्यादातर जो फैक्ट्रियां अपनी बनाई हैं, वो अभी हम आगे आपको बताएंगे एक करके, वो सब की सब ज्यादातर समुद्र के किनारे बनाई है, ताकि वहां से कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, यानी वहां से ट्रेडिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत ना। ये है पूरा फंडामेंटल सिस्टम। इस तरीके से भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू होता है। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। 1453 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घटना की वजह से ही जो है नए नए रास्ते खोजे जाते हैं। जब नए रास्ते खोज लिए जाते हैं तो आना जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक बात और आती है कि समुद्र में, गौर करिए, समुद्र में जो है कैसे
बहुत इजीली स्मूथली व्यापार हो सकता था और व्यापार शुरू होता है। इस बात को बेटा बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक करके, कौन कौन आया। तो अगर कम देखो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है, अगर पूछा जाए भारत में कौन कौन किस ऑर्डर में आया, इसको मैं साफ करता हूँ। कौन कौन किस ऑर्डर में आया, तो अगर इसका ऑर्डर लिखोगे तो सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली। नंबर 2 कौन आया, नंबर 2 पर पुर्तगाली आए। फिर पुर्तगाली के बाद कौन आया, पुर्तगाली के बाद डच आए या फ्रेंच आए, कौन आया है इसको आप समझिएगा, ये ऑर्डर। पुर्तगालियों के बाद जो है वो डच आए, इसको कंट्रोवर्सी दो तरीके से, पुर्तगाली आए फिर कौन आए, डच, फिर कौन आए नंबर 3 पर अंग्रेज। अगर आप टाइम पर देखेंगे टाइम के साथ, और फिर कौन आए नंबर 4 पे फ्रेंच, ये सबसे लेट आए, ये सबसे जो है लेट आए फ्रेंच, ये जाए। लेकिन अगर इसको कंपनी के हिसाब से देखोगे कि भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, फिर कौन आई, फिर कौन आई, तो भारत में सबसे पहले कौन आए हैं, पुर्तगाली। ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। नंबर 2 पर कौन आए हैं, अंग्रेज। नंबर 3 पर कौन आए हैं, डच, और नंबर 4 पर कौन आए हैं, फ्रेंच। अब देखिए कौन कहां से आए, सबसे पहले जो पुर्तगाली आए हैं, ये अपने आप में इनका एक कंट्री है पुर्तगाल, तो ये पुर्तगाल से आए। पुर्तगालियों को समुद्री लुटेरा कहा जाता है, ठीक है। गन पाउडर को यूज करना सबसे पहले इन्हीं ने सीखा, गन पाउडर की खोज नहीं की, गन पाउडर को यूज करना, यानी बम बनाना, बंदूक बनाना, ये सब चीजें सबसे पहले इन्होंने सीखी, पुर्तगालियों ने सीखी, तो इसका यूज करना सबसे पहले इन्होंने सीखा, ठीक है। इनको समुद्री लुटेरा कहते थे। बाद में इन्होंने एक दो नीतियां अपनी चलाई के लिए, हम उस पर भी आएंगे बाद में, ठीक है। एकदम से उधर चले जाएंगे तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी। तो पुर्तगाली आए, देन उसके बाद कौन आए, अंग्रेज आए। तो अंग्रेज कहां से आए थे, ब्रिटेन से आए, ये ब्रिटेन से आए, ये भी यूरोप में है। पुर्तगाली पुर्तगाल से आए, ये भी यूरोप में है। नेक्स्ट डच आए, जो डच थे ये कहां के थे, डच जो थे वो हॉलैंड और नीदरलैंड से आए। ये कहां से थे, हॉलैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड, ये हॉलैंड और नीदरलैंड से थे, तो ये हॉलैंड और नीदरलैंड से आए। और फ्रेंच कहां से आए, ये फ्रांस से, ये कहां से आए, फ्रांस से। अब ध्यान रखना, बाद में पुर्तगाली और डच हट जाएंगे और अंग्रेज और फ्रेंच का मामला बराबर लास्ट तक चलता रहेगा, और यूरोप में भी जो है दो महाशक्तियां बन जाती है बाद में, जो है अंग्रेज और फ्रेंच, फ्रांस। आज भी अगर आप आज के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर सबसे बड़ी पावर वही है, वो आज भी फ्रांस है, ठीक है। तो ये था, तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो किससे शुरुआत करेंगे, पुर्तगालियों के आगमन से शुरुआत करेंगे। पुर्तगालियों के बारे में, सॉरी, यूरोपियों के बारे में हमने आपको बता दिया कि उनकी चाहत क्या थी, उनकी दो चाहत थी। पहली चाहत जो थी वो थी आर्थिक और दूसरी थी धार्मिक, ठीक। अब समझिए, जितने भी यूरोपियंस भारत में आए उनके दो हित थे, दो हित यानी दो इंटरेस्ट थे। एक था आर्थिक इंटरेस्ट था और दूसरा था धार्मिक, धार्मिक इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं भाई, जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम क्यों कहीं जाएंगे। तो जो इंटरेस्ट है पहले उस इंटरेस्ट की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे डच हो और चाहे फ्रेंच हो, इनका सबसे पहला और सबसे सीधा, सबसे एक्टिव और सबसे एडवांस, या आप जो चाहो वो कह लो, वो क्या था, वो था आर्थिक का, ठीक है। जरा मैं बच्चों को जोड़ देता हूँ 1 मिनट के लिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, समझने की कोशिश करिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है कानपुर में
और यहाँ पानी बिल्कुल नहीं बरस रहा है, ये समस्या वाली बात है। कंटिन्यू करेंगे प्लीज जी। कम टू द पॉइंट। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसका कारण पूछेंगे, आर्थिक कारण समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक का मतलब था ये सब भारत में ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, इनका मेन जो मोटो था वो व्यापार का, और व्यापार में किसका, मसालों का व्यापार। मसालों का व्यापार क्यों था मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन थे सभी, और नॉन वेज में मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तो मेन जो फोकस था वो मसालों का व्यापार था। क्योंकि मसाले कहाँ पैदा होते हैं, मसाले जितने भी पैदा होते हैं वो इंडोनेशिया, मलेशिया, हमारे भारत के निचले हिस्से में, यानी कि निचला हिस्सा जो है हमारे भारत का वो है केरला, और केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन इलाकों में पैदा होते हैं, जावा, सुमात्रा द्वीपों में पैदा होते हैं। तो यहाँ पर इनका मेन फोकस था व्यापार, पहली चीज। दूसरी चीज में ये इनका क्यों आया, दूसरा कारण ये था जब यहाँ से चीजों को लेके जाते थे और वहाँ बेचते थे तो मल्टीपल टाइम्स पैसा कमाते थे, जो इनके लिए प्रॉफिटेबल था। तीसरी चीज, भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जैसे अगर आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में है, अकॉर्डिंग टू एरिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया में है। भारत और चाइना लगभग पॉपुलेशन में बराबर आ गए हैं, गौर करिएगा। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारे भारत के अंदर है, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी व्यापार उतना अच्छा होगा। यहाँ से चीजें ले जाएं और वहां से चीजें जो बना के लाएं तो इस मार्केट में वो चीजें बिक सकती थी, ये मेन चीज थी। तो इस वजह से आर्थिक इंटरेस्ट पूरा हो रहा था, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट पूरा हो रहा था। धार्मिक क्या था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप में जो आपका जो रोमन साम्राज्य था वो दो भागों में बट गया था। तो पहला भाग जो था रोमन साम्राज्य का वो आपका कौन सा था, वो पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी भाग पर ऑटोमन तुर्कों का शासन हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जितने इंटेलिजेंट वर्ग है उस तरफ चला गया था, और चूंकि वो मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते थे तो वो अपनी जाति को एक्सपेंड करना चाहते थे, कहां पर, यूरोप से बाहर। तो वही उन्होंने करने के लिए आए, लेकिन इसको उन्होंने बहुत बोल्डली नहीं किया, यानी ना अंग्रेजों ने बहुत बोल्डली किया। बाद में अंग्रेज सेनानियां आई और उन्होंने अपनी जाति धर्म का प्रचार करना शुरू किया, लेकिन ये बहुत बाद में किया। लेकिन जो तुर्की आए थे, जो अंग्रेज आए थे उन्होंने नहीं किया, लेकिन किसने किया, पुर्तगाल से जो लोग आए तो उनके बारे में लिखा मिलता है कि वो जब गोवा पहुंचे तो उन्होंने गोवा के आसपास के इलाके के बहुत सारे मंदिर तोड़े और वहां बहुत सारे गिरजाघर बनवाए। तो इसका मतलब ये था कि इनका दूसरा इंटरेस्ट जो था वो धार्मिक था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, अपने धर्म को बढ़ाना था, ये इनका दूसरा इंटरेस्ट था। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन, आप हेडिंग डाल सकते हैं पुर्तगालियों का आगमन, आप हेडिंग डालेंगे पुर्तगालियों का आगमन। मैं भी डाल देता हूँ हेडिंग, फिर उनके बारे में एक एक चीज आपको बताता हूँ। पहला, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन होता कहां से है बेटा, तो पुर्तगालियों का आगमन पुर्तगाल से होता है। पुर्तगालियों का आगमन कहां से होता है, पुर्तगाल से होता है, ठीक, पुर्तगाल से होता है। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसको समझिए। सबसे पहली चीज पूछी जाएगी, पहला क्वेश्चन, कि आखिर पुर्तगाली भारत में क्यों आए थे, उनका मेन उद्देश्य क्या है। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले क्यों आए, उसको समझिए। नंबर 1, सबसे पहले व्यापार के लिए आए, ट्रेडिंग के लिए आए, व्यापार के लिए आए। सबसे पहले किसके लिए आए, व्यापार के लिए, ठीक। अब दोबारा अगर व्यापार के लिए आए तो किस चीज का व्यापार करने के लिए आए, मसालों का व्यापार करने के लिए आए। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया, किसके लिए आए, मसालों का व्यापार करने के लिए आए। यानी मेन व्यापार शुरुआत में क्या था, मसालों का। बाद
पुर्तगाली ने कहां कहां पर व्यापार शुरू किया। तो पुर्तगालियों ने जो व्यापार शुरू किया, जो इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, वो बनाई भारत में बनाई, श्रीलंका में बनाई, ठीक है, मलेशिया में बनाई, मलेशिया और इंडोनेशिया में बनाई, इंडोनेशिया में बनाई, ठीक है। कहां कहां बनाई? इन्होंने जो अपनी कॉलोनीज डेवलप की वो श्रीलंका में की, भारत में की, मलेशिया और इंडोनेशिया में डेवलप की। अब आप देखिए, भारत में भी मसाले हो रहे थे, कहां हो रहे थे? निचले हिस्से में, यानी मैक्सिमम साउथ के इलाके में। इंडोनेशिया में हो रहे थे, मलेशिया में भी हो रहे थे, श्रीलंका में हो रहे थे, वहां वहां पर इन्होंने अपनी कॉलोनी जो है वो डेवलप की, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो इनका उद्देश्य हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आई? क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा, कौन सी पुर्तगाली कंपनी भारत में आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भारत में कंपनी आई थी पुर्तगाली, तो सबसे पहले उसका नेचर क्या था उसको समझो। तो जो पहली पुर्तगाली कंपनी भारत में आई, पुर्तगाली जो कंपनी भारत में आई कंपनी, उसका जो नेचर था वो सरकारी, उसका नेचर क्या था? सरकारी। यानी कि सरकारी की समझ सकते हो आप, माननीय मोदी जी जो है इस समय देश में जितने भी पीएसयूज हैं, गेल, सेल, गेल, बीपीसीएल, एमटीएनएल, एचपीसीएल, ठीक है, आप देख रहे हैं बीईएमएल, जितने भी हैं, एनएचपीसी, एनटीपीसी, रेलवे, गेल, सब कुछ बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? उसका कारण है जो पीएसयूज हैं, मेरी बात सुन लो बेटा बहुत अच्छे से, भारत में जितने पीएसयूज हैं ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं। चाहे वो गेल हो, सेल हो, भेल हो, एनटीपीसी हो, जितने आपके नवरत्न और महारत्न जो आप जानते हैं ना, ये सारे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हैं। लेकिन ये मुर्गियां सोने के अंडे नहीं दे रही हैं। ये अंडे तो दे सकती है सोने के, रेलवे क्या सोने का अंडा नहीं दे सकती? अच्छा ये बताइए, एक शेयर 600 रुपए का थोड़े दिन पहले लिस्ट किया जाता है और एक साल के अंदर अंदर उसकी कीमत 2500 रुपए हो जाती है, तो यानी उसने कितना पैसा एक साल में कमा लिया है? तो 600 रुपए की 2500 हो गई। लेकिन वही रेलवे में 4 ट्रेनें किराए पर चलाने वाले लोग 600 से 2500 कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा तेजस एक्सप्रेस का, जो अभी नई शुरू चल रहा है। और वही रेलवे एंशिएंट, यानी जब रेलवे बना तब से लेकर अब तक आजादी के बाद से भारत में घाटे पर है। एनटीपीसी घाटे पे है, गेल घाटे पे है, सेल घाटे पे है, भेल घाटे पे। क्यों घाटे पे? क्योंकि उसमें काम करने वाले लोग सिर्फ अपनी पेमेंट से मतलब रखते हैं। वो सरकारी कंपनियां हैं, वो उस कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, आउटपुट नहीं दे रहे हैं। समझना इस बात को। तो जो सरकारी कंपनी है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का बहुत हस्तक्षेप होता है, इंटरफेयर होने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि उनको सोशल वेलफेयर भी देखना पड़ता है। जबकि प्राइवेट आदमी जैसे ही दाम बढ़ेंगे वो अपने आप उसके दाम इंक्रीज कर देगा, अपना लॉस नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसी चीज को यहाँ उठा के लो। पुर्तगाली कंपनी जो भारत में पहली आई उसमें एक प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उसमें थी वो थी कि वो सरकारी कंपनी थी, उसका नेचर था सरकारी कंपनी। तो अगर सरकारी कंपनी तो पुर्तगाल का उस पर बहुत सारा जो है क्या था, होल्ड था, वो अपने मन से बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन पुर्तगाल सरकार उनको सपोर्ट करती थी। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कौन सी पुर्तगाली कंपनी आई और किस नेचर की थी? सरकारी थी। अब कौन सी कंपनी आई उसको देखिए। उस कंपनी का नाम था स्टैडो द इंडिया। इस कंपनी का नाम क्या था बेटा? स्टैडो द इंडिया। इस कंपनी का नाम था स्टैडो द इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि कौन सी कंपनी पुर्तगाल से आई। जैसे अंग्रेजों के द्वारा कौन सी कंपनी लाई गई थी, ब्रिटेन से आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे यहाँ पर कौन आई? स्टैडो द इंडिया, ये कंपनी भारत में आई, ठीक है। और इसके जो गवर्नर है वो कौन कौन थे? तो जो सबसे पहला गवर्नर आया, जो पहला गवर्नर आया, इसमें जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है उसमें जो पहला गवर्नर था वो था अल्मीडा। ये तो आपको पता ही है, अल्मीडा ये पहला। तो इस गवर्नर का क्या है सिस्टम, उसको देखिए। अल्मीडा के समय ऐसा क्या हुआ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है? सबसे पहले तो ये पूछा
नीति, ब्लू वाटर नीति को उसने लागू किया था। ये ब्लू वाटर नीति क्या है, इसने क्या किया, इसने ब्लू वाटर नीति लागू की, ब्लू वाटर नीति लागू की। तो ये जो ब्लू वाटर नीति क्या है इसको समझना। ब्लू वाटर नीति का जो उद्देश्य था वो ये था कि हिंद महासागर को अपने होल्ड में कर लेना, हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार करना, यानी हिंद महासागर में उनकी ट्रेडिंग की मोनोपोली होनी चाहिए। अल्मीडा ने ब्लू वाटर नीति जो लागू की उसमें हिंद महासागर पर होल्ड करने की कोशिश। अब आप एक बात बताइए, जैसे आप अपने घर में रह रहे हो आराम से चैन सुकून से, और कोई बाहर का व्यक्ति आकर आपके घर में होल्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा, अपनी चलाने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करोगे, आप कुछ समय तक वो सहोगे, फिर उसको मार के निकालने की कोशिश करोगे, मरने मारने को उतारू हो जाओगे। तो जब ये इन्होंने ये नीति लागू की ब्लू वाटर, तो क्या हुआ, अल्मीडा को इसके लिए कई लोगों का सामना करना पड़ा, यानी कई लोगों का विरोध हुआ। विरोध करने वाले लोग कौन थे उनको समझिए। इनमें कौन थे, सबसे पहले तो इसमें मुस्लिम आक्रमणकर्ता जो सबसे पहले भारत में आए थे वो थे, यानी अरब के लोग थे, अरबी, क्योंकि ये भारत में पहले से व्यापार करते थे। दूसरे तुर्की, आपको पता होगा कि शासन भारत में चला अंग्रेज, इसी समय जिस समय ये हम आपको पढ़ा रहे स्टोरी, इस समय भारत में कौन सा किन लोगों का शासन चल रहा है, मुगलों का चल रहा है। तो दूसरी कौन थे, तुर्की। तीसरे कहां के लोग भारत में व्यापार कर रहे थे, मिस्र के लोग भारत में व्यापार कर रहे थे। चौथे कहां पर कर रहे थे, गुजरात के लोग। इंडिया में गुजरात एक बड़ी अद्भुत जगह है, गुजरात, ठीक है, वहीं से हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। तो गुजरात में एंशिएंट पीरियड से व्यापार हो रहा है। गुजरात के जो लोग थे वो एंशिएंट पीरियड से हीरे का व्यापार करते थे, साथ में बहुत सारे रत्न होते हैं, आपको पता होगा, पन्ना है, हीरा है, ठीक है, आपका जो है नीलम है, ठीक, गोमेद है, इन सबों का भी व्यापार जो होता था वो एंशिएंट पीरियड से हो रहा था। तो मिस्र था, गुजरात के, यहाँ सबके लोगों से किसको टकराना पड़ा, अल्मीडा को टकराना पड़ा, या इनके बाद के गवर्नर्स को टकराना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लागू की थी। ध्यान रखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। तो अल्मीडा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की, अल्मीडा ने कौन सी पॉलिसी लागू की, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि और क्या है समझते जाइए एक चीज करके। हम वो सब कुछ बताने की आपको कोशिश करेंगे कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप कर ले जाए, वो आपका निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो ये थे इनको एक शब्द होता है बुलाया जाता है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। इनके लिए गवर्नर या गवर्नर जनरल होता है। एक्चुअली इस गवर्नर का मतलब राज्यपाल नहीं है, इसका मतलब है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये CEO होते थे, इनको उस समय क्या कहा जाता था, गवर्नर कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखिए, ये कोई आज के समय वाले गवर्नर नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है, अल्मीडा ने कब से कब तक शासन किया, यानी भारत में कब से कब तक अल्मीडा रहा, भारत में कब से कब तक अल्मीडा रहा। तो जो अल्मीडा है नंबर 1 पर आता है, और ये रहता है कब से कब तक, अल्मीडा रहता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, 1505 से लेकर 1509, 1505 से 1509 तक, और ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। सर समझ पा रहे हैं, इनको सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक, तो आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो प्लीज। सेकंड है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नंबर 2 पे आता है अल्बुकर्क, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो आम का नाम इसी का है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ध्यान रखिए। ये 1509 से 1515 तक रहता है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कुछ ही है जो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अल्बुकर्क रहता है 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क
ध्यान रखिए नंबर 3 पर जो इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, हेडक्वार्टर ये पहले बना नंबर 1 पर कोच्चि, और बाद में 30 साल बाद के बाद लगभग आफ्टर 30 ईयर ये क्या बन जाता है कोच्चि के बाद, ये बनता है गोवा। गोवा बाद में ये क्या बन जाता है, परमानेंट गोवा। गोवा जब इसका हेडक्वार्टर बनता है पुर्तगालियों का, तो वो गोवा हेडक्वार्टर कब से कब तक रहता है, गोवा जो रहता है वो बाद में कब से कब तक रहता है, 1961 तक रहता है। यानी गोवा जो हेडक्वार्टर बनता है वो 1961 तक रहता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए यूरोप से, और सबसे अंत में गए अंग्रेज 1947 में चले गए थे 1947 में, लेकिन ये 1961 में गोवा से जाते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा मतलब भारत में पुर्तगालियों की खिड़की किसे कहते हैं, पुर्तगाल की खिड़की यानी पुर्तगाली नेचर, पुर्तगाली जो है जो भाव उसकी खिड़की किसे कहते हैं, तो वो किसको कहते हैं, गोवा को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, यानी पुर्तगाल का सब कुछ जो है गोवा में देखने को मिलता है। तो 1961 तक ये कहाँ रहे, गोवा में रहे। ठीक है, पहले इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, कोच्चि, बाद में कहाँ पर प्लेस इसको ट्रांसफर कर दिया, गोवा में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे बात एक और इम्पोर्टेंट पूछी जाती है कि पुर्तगालियों में किसे वास्तविक संस्थापक कर्ता माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, यानी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क जो था उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका, पुर्तगालियों का भारत में, यानी पुर्तगाली कंपनी को भारत में एस्टैब्लिश करने का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, क्यों माना जाता है भैया ऐसे, ही क्या करता है, तो अल्बुकर्क क्या करता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो क्या क्या करता है। तो सर अल्बुकर्क क्या करता है, देखिए नंबर 1 सबसे पहले ये क्या काम है, पहली चीज, तो पहली चीज ये है, ये भारत के अंदर पुर्तगालियों से भारतीय महिलाओं से विवाह करने को कहता है। ये कहता है पुर्तगालियों से कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो। क्यों कहता है, समझना, अगर पुर्तगाली भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे, पुर्तगाली स्मार्ट होते थे, लंबे होते थे, लंबी नाक वाले होते थे, चौड़े मत्थे वाले होते थे, देखने में बहुत स्मार्ट होते थे, ऋतिक रोशन स्टाइल में होते थे। तो अब इतना स्मार्ट, और भारत की जो महिलाएं होती थी वो थोड़ी कुरूप थी, और साउथ इंडिया में तो आप जानते हैं महिलाएं, उनका कलर दबा हुआ था, वो गोरे होते थे, ये काली होती थी, उतनी सुंदर नहीं होती थी, चपटी नाक होती थी, देखने में अच्छी नहीं लगती थी, समझना। तो ये उनसे कहता है कि विवाह करो। तो जब उनसे विवाह करेंगे तो उनकी जो संतानें पैदा होंगी, ऑब्वियसली उनका रिलीजन बदल जाएगा, वो क्या हो जाएंगी, पुर्तगाली हो जाएंगी या क्रिश्चियन हो जाएंगी। तो इससे इसका धार्मिक हित भी पूरा हो जाएगा। तो ये पहला काम कहता है कि आप जो है महिलाओं से क्या करिए, भारतीय महिलाओं से शादी करिए। ठीक है, दूसरा काम क्या कहता है, इसको एक एक करके समझते जाओ। दूसरा, ये मलक्का जल संधि और हामुद जल संधि पर कब्जा कर लेता है। ये मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, ठीक, इसको बाद में बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलता है। कैसा, इससे जो उसको फायदा होता है वो पैसे रुपए का फायदा होता है। ठीक, मलक्का जल संधि, और दूसरी जल संधि का जो नाम है वो है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि पर कब्जा करना, ये दूसरा इसका बड़ा काम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीयों से भारतीय महिलाओं से शादी के लिए कौन कहता है, अल्बुकर्क, यही वास्तविक संस्थापक करता है। मलक्का जल संधि और हार्मुज जल संधि कौन कब्जा करता है, वो कौन करता है, अल्बुकर्क करता है। ये भी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ये जो है क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, एक एक करके समझते हैं, कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट,
पुर्तगालियों का क्या रहा, कब्जा रहा, यानी ये पुर्तगालियों के अंडर में रहा गोवा 61 तक रहा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे बाद में आजाद होने वाला हिस्सा कौन सा है, तो वो कौन सा है, गोवा। ठीक है, ध्यान रखिए गोवा। अच्छा, पुर्तगालियों के पास आया कहां से, तो मैंने कल आपको शायद पढ़ाया था, कल मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आदिल शाह वंश पढ़ाया था, और उस आदिल शाह वंश में हमने आपको बताया था एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, जिसको जो है शिवाजी ने मारा था, अफजल खान। कल मैंने आपको बताया था आदिल शाही वंश जो था, समझना, आदिल शाही वंश ने कब्जा कर रखा था किसके ऊपर, ये कर रखा था इसने दो राज्य अगल बगल के अलग याद आ रहा हो आपको थोड़ा, इसका नाम था बीजापुर, इसका नाम था गोलकोंडा। तो बीजापुर पर आदिल शाही वंश का कब्जा था और इसका जो सुबह सलार था उसको जो है शिवाजी ने मार दिया, ये मैंने कल बताया। तो जो इसी के अंडर में गोवा आता था, गोवा पर किसका कब्जा था, आदिल शाही वंश का कब्जा था, और इससे जो है बाद में छीन लिया था किसने, गोवा छीन लिया था पुर्तगालियों ने, और वहां पर इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और वहां पर पुर्तगालियों के रहने के लिए क्वार्टर बनाए, पुर्तगालियों का सामान स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी जो है जगह बनाई, वेयर हाउस बनाए, और वहां पर 1510 से लेकर 1561 तक इनका बराबर कब्जा बना था। जैसे अगर आप कानपुर में रहते हो तो आपको पता होगा कि कानपुर में लाल इंडी जगह है, ठीक है, लाल इंडी फैक्ट्री बनी हुई है, वो फैक्ट्री पर आज भी अंग्रेजों का कब्जा है, यानी अंग्रेजों ने फैक्ट्री आज भी सेल नहीं की है। इसीलिए बीचों बीच कानपुर में, हार्ट ऑफ कानपुर में इतनी इंपॉर्टेंट जगह है जो ऐसे ही पड़ी हुई, उनकी बहुत सारी जमीन जो है बेकार पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर अभी कोई निर्माण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी अंग्रेजों ने उस चीज को भारतीय सरकार को हैंडओवर नहीं किया है। इस बात को अब या तो वो किसी प्राइवेट फैक्ट्री को हैंडओवर करेंगे या हो सकता है गवर्नमेंट को हैंडओवर करेंगे। अब इसमें गवर्नमेंट कर क्या सकती है, या तो उनसे उस चीज को मांगे और वो यहाँ पर इस चीज को बेच कर जाए, या फिर गवर्नमेंट लोकसभा और राज्यसभा में कोई ऐसा अध्यादेश पास कर दे जिससे इस तरह की जितनी सरकारी संपत्तियां जो विदेशी सरकार के लोग छोड़ गए या पुराने लोग छोड़ गए, जैसे पुर्तगाली छोड़ गए, अंग्रेज छोड़ गए, डच छोड़ गए, ये लोग जो छोड़ गए हैं ये ऑटोमेटिकली किसके कब्जे में आ जाए, भारत सरकार के कब्जे में आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा अभी सरकार नहीं सोच रही है, क्योंकि अगर सरकार ऐसा कुछ भी करेगी तो ये भारत के ऊपर एक काला धब्बा हो जाएगा कि भारत सरकार जो है वो थोड़ी सी जो है लोगों की चीजों के हड़पने के चक्कर में है। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह का तमगा अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता, इस बात को ध्यान रखें, नहीं अदरवाइज मोदी जी तक कर चुके होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में, ध्यान रखना, पहली फैक्ट्री जो खोली है पुर्तगालियों ने वो कालीकट में खोली है, लेकिन वहां का जो शासक है वो आपको पता है, कालीकट का शासक जो है शासक वो है जमोरिन। जमोरिन ये इसका टाइटल है, जमोरिन उपाधि, ठीक है, जमोरिन। तो जमोरिन जो होता है वो इस चीज को नहीं चलने देता, बाद में उनको वहां से उस फैक्ट्री को वहां हटाना पड़ता है कालीकट से। तो ये परमानेंट जो फैक्ट्री इन्होंने अपनी खोली है उसको कहेंगे परमानेंट फैक्ट्री। कहां खोली है, वो खोली है इन्होंने कोच्चि। परमानेंट फैक्ट्री जो खोली है वो वहां कोच्चि। अब इसको देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैसे समझना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली, तो वो खोली है कालीकट में, लेकिन वो चल नहीं पाई, वो आगे चली नहीं, और जो परमानेंट चलती रही वो फैक्ट्री कहां खोली, कोच्चि में। और जो कोच्चि में वो फैक्ट्री खोली, यहाँ पर कौन सा काम होता था, यहाँ पीपल यानी काली मिर्च का काम होता था, काली मिर्च, ध्यान रखिएगा, काली मिर्च। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अगर आपने कोई कभी विदेश यात्रा की है और अगर आप कभी यूरोप साइड में गए हैं, अमेरिका साइड में गए हैं, तो जैसे आप मान लीजिए एक चिप्स ले लीजिए, अंकल चिप्स, सब लोगों ने खाया होगा। हमारे यहाँ जो चिप्स आते हैं, जो बुरे चिप्स, ये बड़े चटपटे होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, खाने में मजा आ जाता है। लेकिन जब आप उधर जाओगे, यानी जब आप यूरोप की तरफ जाओगे, तो वहां जो आपको चिप्स का पैकेट मिले, उस चिप्स के पैकेट में ये टेस्ट नहीं होगा। यानी वहां की जो चिप्स होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च होगी और सॉल्ट, कोई लाल मिर्च और कोई दूसरा फ्लेवर नहीं होगा। यानी वहां के लोग काली मिर्च को खाना बहुत पसंद करते हैं, और खास तौर से नॉन वेज यानी चिकन, मटन, और वहां तो सारी चीजें खाई जाती हैं और भी जानवर खाए जाते हैं,
जानकारी नहीं उसका वो ये पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात आता है पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, तो इस पे हम बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं। भारत को पुर्तगालियों ने क्या दिया तो उसको समझना। आप आलू खाते हैं, वो पुर्तगालियों की देन है। टमाटर खाते हैं, टमाटर नहीं मटर खाते हैं, पुर्तगालियों की देन है। पत्ता गोभी, गांठ गोभी जिसको कैबेज बोलते हैं, और फूल गोभी पुर्तगालियों की देन है। यानी वो सभी सब्जियां जो आपको टेस्टी लगती हैं, मटर है, सब्जी है, सलजम है, ये सब पुर्तगालियों की देन है। हमारे देश में तो लौकी, तरोई, कद्दू हुआ करता, ठीक है, तो ये सब पुर्तगालियों की देन है। तो एक तो ये चीज देते थे पुर्तगाली, ये मिला। दूसरा पुर्तगालियों से जो क्या मिला इंपॉर्टेंट जो है उसको समझिए। 4 चीजें पुर्तगालियों से मिली। वो 4 चीजें क्या है इसको पॉइंट पॉइंट करके लिखो, और इसको अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि पुर्तगालियों से भारत को क्या मिला। यानी पुर्तगालियों ने भारत को दिया। क्या दिया? तो एक तो चीज मैंने आपको बता दी, कुछ सब्जियां जो है पुर्तगाल से मिली, लेकिन उसको लिखने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन नॉर्मली ये है कि जो आलू है, जो मटर है, तीनों तरह की गोभी है, और बहुत सारी सब्जियां हमारे यहाँ पुर्तगाल से आई थी। तो वो पुर्तगाल से हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर उनको ज्यादा सूट किया, और यहाँ पर ज्यादा मल्टीप्लाई की, ज्यादा अच्छी पैदावार है। अब बात आती क्या क्या दिया। तो सबसे पहली चीज नंबर 1, 4 चीजें। सबसे पहले नंबर 1 पर दिया उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होती तो जो किताबें आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब कुछ ना होता। तो जो प्रिंटिंग प्रेस दी वो हमको किसने दी? पुर्तगालियों ने दी। पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाई गई थी 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगी? गोवा में। गोवा, गोवा लिखा है, गोवा लिखा है, गोवा में, ध्यान रखिए। तो पहला 1556 में गोवा में जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी इन्होंने एक जैसे मुगल स्थापत्य कला है, बाबर जो है भारत में क्या लाया था? मैंने बोला बाबर भारत में लाया था 4 बार स्थापत्य कला, तो मुगल स्थापत्य कला है। तो इस तरीके से इन्होंने जो कला दी है भारत में, वो दी है गोथिक स्थापत्य कला। क्या दी है? नंबर 2 पर है गोथिक। गोथिक, गोथिक स्थापत्य, गोथिक स्थापत्य। यानी दूसरी चीज जो इन्होंने दी है वो गोथिक स्थापत्य दी है। और गोथिक स्थापत्य जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा? गोथिक स्थापत्य को अगर आपको देखना है तो आप गोवा में देख सकते हैं। गोवा में बहुत सारी बिल्डिंगें जो है गोथिक स्थापत्य देखने को मिलती हैं, इस कला पे बनी हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूसरी चीज क्या थी? गोथिक स्थापत्य दी। तीसरी चीज इन्होंने क्या दी उसको समझिए। तीसरी, जहाज निर्माण की न्यू टेक्निक। जहाज निर्माण की, जहाज निर्माण की नई तकनीकी। जहाज निर्माण की नई तकनीकी किसने दी? जहाज निर्माण की नई तकनीकी पुर्तगालियों ने दी। और देखिए कमाल की बात, इस तकनीकी की वजह से, ये तकनीकी भारतीयों को ले रहे हैं, इसी तकनीकी की वजह से इनके पास बहुत हाईटेक जहाज होते थे। उन्हीं हाईटेक जहाजों में बैठकर ये 6-6 हजार किलोमीटर की यात्रा ये कहाँ करते थे? समुद्र में किया करते थे। अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं थी कि समुद्र में 6,000-7,000 किलोमीटर की यात्रा कर लें, क्योंकि उनके पास जहाज निर्माण की नई तकनीक, ये न्यू टेक्नोलॉजी इन्होंने कहाँ दी? भारतीयों को दी। एक और चीज इन्होंने, एक अद्भुत चीज और भारतीयों को दी, वो है अफीम का नाम सुने सुना? अफीम, अफीम की खेती, खेती भारतीयों को सिखाया। क्या सिखाया? अफीम पैदा करना भारतीयों को सिखाया। अफीम की खेती। अफीम की खेती क्या है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अफीम जो है वो अपने आप में एक मेडिसिन है। ये अपने आप में क्या है? मेडिसिन है। अफीम के पौधे को मेडिसिन प्लांट बोला जाता है। इसका बहुत ज्यादा मतलब मल्टीपल यूज है अफीम। क्या है यूज? जितनी भी एनेस्थीसिया यानी किसी को बेहोश करने के लिए जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसके सर्टेन प्लेस को, जैसे मान लीजिए किसी का जो है
वो भी अफीम से क्रिएट होता है। इसके अलावा अफीम से बहुत सारी दूसरी चीजें भी बनती हैं। एंशिएंट पीरियड में यानी पुराने समय में, मध्यकाल में और एंशिएंट पीरियड में लूज मोशन को रोकने के लिए भी अफीम का यूज किया जाता था। यानी अगर किसी को बहुत जबरदस्त लूज मोशन आ रहे हैं और वो नहीं रुक रहे हैं, यानी लूज मोशन इतने ज्यादा लूज है कि आदमी जान ही नहीं पा रहा कब आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको अफीम चटा दी जाती थी और वो लूज मोशन रुक जाया करते थे। तो ये एक मेडिसिन थी, जिस मेडिसिन से किसने परिचित कराया? इनको भी पुर्तगालियों से भारतीयों का मतलब भारतीयों को परिचय हुआ किससे? पुर्तगाली से। तो क्या क्या सिखाया था समझिए पुर्तगालियों ने? प्रिंटिंग प्रेस, गॉथिक स्थापत्य कला, यानी इस कला के जो इमारतें थी वो आप आज भी बना सकते हैं, गोवा में देखने को मिलती है। तीसरा, जहाज निर्माण की एडवांस टेक्नोलॉजी और अफीम की खेती, ये चीजें हमने भारतीयों से सीखी। और आलू, मटर, तीनों तरह की गोभी, सलजम और भी बहुत सारी चीजें जो हमको याद नहीं आ रही है, वो सारी चीजें भारतीयों ने पाई। कहां से? पुर्तगालियों से। तो ये पुर्तगालियों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, कार्टेज अर्मेडा वो क्या है, वो शब्द क्या है, उसको समझिए। पहले मैं इसको लिखता हूं, ऐसे आप शायद हमारे प्रोनाउंसिएशन से शायद ना समझ पा रहे हो। तो वो शब्द है कार्टेज अर्मेडा। कार्टेज अर्मेडा, ये क्या शब्द है? और इसी के साथ नीचे एक और लिख रहे हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी और आर्मेडा, कार्टेज अर्मेडा, इन दो पॉइंट में से एक पॉइंट एग्जाम में आएगा। पेपर आउट मान लीजिए, अगर पुर्तगाली से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से एक चीज आएगी। ब्लू वाटर पॉलिसी मैंने आपको बताई थी कि ये क्या है, ध्यान रखिए। अच्छा एक बात और बता दें, समुद्रों का नाम भी इन्हीं ने दिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रशांत महासागर का नाम किसने दिया, तो इसका नाम सुनिए। पुर्तगाल से एक नाविक शिप पर बैठ के, यानी एक एडवांस जहाज में बैठकर जाता है, अमेरिका की खोज करता है और अमेरिका की खोज करने के बाद आगे निकल जाता है। तो जब आगे निकलता है तो एक सागर पर, जब सागर पर चलता है तो वो सागर बहुत शांत है एकदम, क्योंकि दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पूरी पृथ्वी के कितने हिस्से पर है? 1/3 हिस्से पर। तो वो एकदम शांत होता है, इसलिए उसका नाम देता है प्रशांत महासागर। तो ये भी इन्हीं लोगों ने दिए, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी में है हिंद महासागर पर, हिंद महासागर कहाँ है? जो भारत है उसका जो नीचे का हिस्सा है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अरब से लेकर के और इधर कहाँ तक? इधर आपका जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया तक, इधर का जो नीचे का हिस्सा है इसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर कर्व के आकार की संरचना है। किस आकार की? कर्व के आकार की। जैसे प्रशांत महासागर कैसा है? निराकार है। और जो अटलांटिक महासागर कैसा है? वो एस के आकार की संरचना, एस के आकार। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कब्जा करने के लिए, यहाँ पर आधिपत्य करने के लिए, यहाँ पर मोनोपोली बनाने के लिए कि कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम व्यापारिक एरिया है, एक पॉलिसी लागू होती है जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, अब दूसरी चीज को समझने की कोशिश करिए। दूसरी क्या है? कार्टेज अर्मेडा क्या है समझना। पुर्तगाली हिंद महासागर में टैक्स वसूलते थे, ये उसी से रिलेटेड। हिंद महासागर में टैक्स वसूलते थे, बाद में यही टैक्स इनको लोगों का दुश्मन बना देता है, टैक्स। ठीक, ये टैक्स है। तो ये हिंद महासागर में अगर आप व्यापार करोगे, जैसे मान लीजिए आप अमेरिका से आए हो, आप यूरोप के दूसरे देश से आए हो, या आप मिस्र से हो, अरब से, कोई भी आदमी अगर व्यापार करेगा और हिंद महासागर का यूज करेगा तो वो एक भारी भरकम टैक्स देगा। वो क्या होगा? टैक्स का नाम कार्टेज अर्मेडा होगा। वो किसको देगा? वो टैक्स पुर्तगालियों को देगा। बाद में इस गलत टैक्स के वसूलने की वजह से बहुत सारे लोग पुर्तगालियों के क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों से दुश्मनी हो जाती है। ठीक, अब आप लास्ट बात आती है पुर्तगालियों के पतन के कारण। इसको हम लोग अब आगे बात करते हैं कि भाई पुर्तगाली जब नहीं साउंड देते बंगाल में तो पतन कैसे है? पुर्तगालियों का
चीज लीनियर लाइन में ना ऊपर जाती है ना लीनियर लाइन में नीचे आती है, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, एक कर्व लेगी, फिर एक टॉप बनाएगी, फिर वो नीचे आएगी, फिर एक बॉटम बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, यानी टॉप और बॉटम इस तरीके से जिग-जैग। ये जो ग्राफ है ये जीवन का भी ग्राफ है। कभी जीवन में बहुत अच्छाई आती है, बड़ा अच्छा समय आता है, कभी बहुत बुरा समय आता है, फिर धीरे धीरे अच्छा समय आता है। तो जीवन में भी यही चलता रहता है, जैसा जो है हर जगह चलता है। तो पुर्तगालियों का भी जो है पीक आया और उसका असर पतन कर रहा है। तो पतन कैसे कैसे होता है? तो पुर्तगालियों के पतन के जो कई कारण हैं, हमें एक करके बताते हैं। पहला कारण जो है एक सरकारी कंपनी एक सरकारी कंपनी। पहला कारण जो पतन का है बेटा वो है ये एक सरकारी कंपनी, ठीक है। जो पुर्तगाली कंपनी थी वो कैसी थी? सरकारी। तो पुर्तगाल का बहुत सारा हस्तक्षेप था, वो अपने हिसाब से चीजों को चेंज नहीं कर सकते थे। अब सोच के बैठ के देखो, एक सरकार यूरोप में चल रही है और भारत में लोग एक कंपनी लेकर आए हैं। अब भारत में अगर किसी चीज को इमीडिएट चेंज करना है तो परमिशन कहां से लेनी पड़ेगी? पुर्तगाल से। तो ऐसे में क्या होगा, अगर कोई चीजें बहुत क्विक रूप से नहीं बदली जाएंगी तो लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में एक पतन का सबसे बड़ा जो कारण बनता है वो ये है कि एक सरकारी कंपनी है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात और बताने याद करने के लिए, जितनी कंपनी आई चाहे वो पुर्तगाल हो, सरकारी थी, डच हो, सरकारी थी, ये भी फेल हुई, ये भी फेल हुई। पुर्तगाली आई फेल हुई, डच आई फेल हुई, फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस से आई, ये भी क्या थी? सरकारी कंपनी थी, फेल हुई। जो कंपनी नहीं फेल हुई वो कौन सी थी? ब्रिटेन से जो है, जो ब्रिटेन से आई, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फेल नहीं हुई, इसने देश पर राज किया, पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। महात्मा गांधी जैसी शख्सियत को लगना पड़ा था वो चीज उसको बाहर निकालना है। अब आप सोचिए, तो ये सारी फेल होने का एक और कारण है कि सरकार, मोदी जी ने यहीं से सीख ले ली, इसीलिए जो है जितनी सरकारी चीजें हैं उनको क्या कर रहे हैं? प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो जब प्राइवेट हो जाएंगी तो वो सोने घंटा देने लगेगी, सोने घंटा देने लगेंगी, उनसे बहुत सारा पैसा आने लगेगा, रेवेन्यू। जब रेवेन्यू आएगा तो देश ग्रो करेगा, और वो जो प्राइवेट कंपनी जब वो ग्रो करेंगी, रेवेन्यू ज्यादा क्रिएट करेंगी, तो वो ज्यादा लोगों को जॉब देगी। ऐसा नहीं कि जॉब चली जाएगी, जॉब बहुत ज्यादा लोगों को मिलेगी, लेकिन सरकारी नहीं मिलेगी। मतलब चुपचाप बैठ के पैसा नहीं मिलेगा, काम करके ही पैसा मिलेगा, अदरवाइज अगले साल आप चेंज कर दिए जाएंगे, नए लोगों को ले लिया जाएगा। तो जब प्राइवेट आदमी जो होता है वो बहुत ज्यादा आउटपुट देता है, इनपुट इतना लेता है, आउटपुट इतना देता है। सरकारी आदमी इतना आउटपुट लेता है, इनपुट लेता है और इतना इनपुट देता है, और कभी कभी इनपुट नहीं भी देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है ये कंपनियां जो है फेल हुई हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लोग कहते हैं गलत है, गलत नहीं है। अगर उसको दूरगामी परिणाम देखेंगे तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में लोग उनसे नाराज हैं कि वो सब कुछ बेच रहे हैं, नुकसान हो जाएगा, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वो एक अलग चीज़ है, उस पर ज़्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं एक सरकारी संस्था में पढ़ा रहा हूँ और मैं सरकार के बारे में बहुत कुछ नहीं बोल सकता, मेरी अपनी बंदिशें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्लीज। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या है जिसकी वजह से ये फेल हुए, पुर्तगाली फेल हुए? तो दूसरी चीज़ है नया विकल्प मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं जानते इसके बारे में। नया विकल्प मिल गया। विकल्प ये क्या है भाई? जैसे एग्जाम्पल, मैं जो है कोई काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना मेरा काम है, मेरा धर्म है, मेरी कमाई जो आती है पढ़ाने से आती है, चाहे मैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पढ़ाऊँ और चाहे मैं अपनी प्लेस पर अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, लेकिन कमाता तो पढ़ाने से ना, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं पैसा कमाने का। इसलिए मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सोच के देखिए, अभी मेरा बगल में एक और विकल्प पैदा हो जाए, मेरी एक बड़ी सी इंडस्ट्री चलने लगे, तो मैं अपना थोड़ा सा अपनी पोटेंशियल अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगा, क्योंकि वहां से भी कमाई आने लगी। फिर मैं एक दो स्कूल कॉलेज डालूंगा, फिर मैं वहां से पैसा कमाऊंगा, तो मैं अपनी पोटेंशियल वहां लगाऊंगा, क्योंकि मुझे स्कूल कॉलेज से भी पैसा कमाना है। तो मेरे पास विकल्प पैदा हो जाएंगे। जब विकल्प पैदा हो जाएंगे तो मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो काम नहीं कर पाऊंगा जो काम मैं कर रहा था। तो नया विकल्प किस रूप में मिला पुर्तगालियों को? ये मिला ब्राजील। ब्राजील आप जानते होंगे, ब्राजील अभी बहुत भयंकर तरीके से ब्राजील में जो है फैल
पहला हुआ था आपका कोविड, दुनिया में सबसे भयंकर कोविड दो जगह फैला, एक ब्राजील में फैला, सेकंड उसमें क्या बोलते हैं वेब में, और एक भारत में। तो जो ब्राजील है ये इनकी नई कॉलोनी थी और ये अपना बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत सारा एफर्ट कहाँ लगा रहे थे, ब्राजील में लगा रहे थे, जिसकी वजह से इनको विकल्प मिल गया था कि अगर इंडिया में मेरे पास कुछ नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता, ब्राजील तो मेरे पास है। ध्यान रखिएगा, इसको आप हम एक नई चीज में बताते हैं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट ध्यान दें, और अगर आप विकल्प मान लेंगे, जैसे एक विकल्प आपके पास ये कि आप दिन रात मेहनत करके नौकरी पाएं, दूसरा आपने मन में क्लिक कर लिया अगर नौकरी नहीं मिलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पिता के पास बहुत पैसा है मैं कोई व्यापार करूंगा। जिस दिन आपने इस तरह का कोई विकल्प बना लिया, ये गारंटी मान लीजिए उस दिन आपका पतन हो जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए विकल्प मत बनाइए, आप इतिहास से सीखिए, पुर्तगाली इतने नवजातों के उन्होंने विकल्प बनाया और ये भी समाप्त हो गए। तो विकल्प बनाने की वजह से, विकल्प मिलने की वजह से इनका नुकसान हो गया। नंबर 3, ईसाई मिशनरियों की भूमिका। नंबर 3 है ईसाई मिशनरीज की भूमिका। ये क्या है ईसाई मिशनरीज की भूमिका, इसको समझना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उनके साथ बाद में बहुत सारी ईसाई मिशनरीज थी जो भारत में क्रिश्चियन चीज को फैला रही थी, जब फैला रही थी, जो उनके इस चीज को फैलाने की वजह से भी पुर्तगाली क्या हो गए, कमजोर हो गए, जिसकी वजह से भी पुर्तगालियों का क्या हो गया, अंत हो गया। ध्यान दें, एक और चीज है, एक और है नंबर 4 जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कार्टेज आर्मेडा। कार्ट आर्मेडा, ये ध्यान रखिए, ये तीसरी चीज, चौथी चीज है कार्ट आर्मेडा, क्योंकि ये बहुत सारा टैक्स वसूल करते थे व्यापार करने वालों से, जो इनके अंत का कारण बना। और अंतिम और सबसे खतरनाक जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, आईईसी। आईईसी एक प्राइवेट कंपनी थी, ये जब भारत आई तो इन्होंने अपना दिन रात एक करके जम के काम करना शुरू किया, और ये किसके प्रतिद्वंदी थे, पुर्तगाली कंपनी के प्रतिद्वंदी थे। पुर्तगाली कंपनी इनका सामना नहीं कर पाई और भारत में उसने दम तोड़ दिया, भारत में वो खत्म हो गई। तो आईईसी का सामना न कर पाने की वजह से, एक सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनी सामना न कर पाने की वजह से, इसका सबसे एग्जाम्पल देख सकते हो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय चल रहा है प्रेजेंट, सोच के देखिए, जियो का सामना कर पाई हमारी सरकारी कंपनी, एमटीएनएल या बीएसएनएल, उसने दम तोड़ दिया। तो उसी तरीके से इसने क्या कर दिया, दम तोड़ दिया और ये खत्म हो गई। इनके पतन के ये सबसे बड़े कारण थे। ये है पुर्तगालियों का पूरा हिसाब किताब। पुर्तगाली आए और पुर्तगाली हमारे यहाँ से खत्म हो गए। बाद में 1961 में जो इनकी अंतिम कॉलोनी हुआ थी उससे भी समापन हो गया और इस समय गोवा पर भी भारत का कब्जा है। गोवा पर भी भारत सरकार अपनी सरकार बनाती है, इस समय वहाँ पर भी मोदी सरकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। अब है नंबर 2 पर ब्रिटेन। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का नाम लेते ही कंपनी का नाम याद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो पता ही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी मन में आपने ये सोचा है बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आखिर ब्रिटेन में किसी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कैसे हो सकता है? जरा इस बात को सोचो। जैसे एग्जाम्पल, ये तो अजीब सी बात है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में बच्चा पैदा हो और उसका नाम हम रख दें अल्मीडा, तो बड़ा अजीब सा, भाई हमारे बच्चे का नाम अल्मीडा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो इस तरह के नाम रखने का पैटर्न ही नहीं। हमारे तो देवी देवताओं के बच्चों के, देवी देवताओं के नाम के ऊपर बच्चों का नाम रखा जाता है, आरती, तुलसी वगैरह वगैरह। अब आप समझिए, तो इस बात को समझो, ब्रिटेन में एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कैसे हो गई? तो इसको समझना, भारत ये है ब्रिटेन और ये है इंडिया। भारत ब्रिटेन से जो है, भारत कहाँ है? ईस्ट। भारत कहाँ है? ईस्ट में। पहली चीज, क्योंकि ब्रिटेन से कंपनी कहाँ आ रही है? भारत में आ रही है, इसलिए इंडिया। और जो कंपनी है उसका नाम ये नहीं है, उसका नाम जो है इसलिए नाम बनाएंगे, वो है कंपनी। तो भारत में जो कंपनी आती है उसका नाम है ईस्ट इंडिया
इस तरीके से इस कंपनी का नामकरण होता है। ठीक, अब ये क्या है, कैसे हुआ, एक कंपनी है ब्रिटेन में जिसका बहुत अच्छा नाम है। इस कंपनी का नाम है मर्चेंट एडवेंचर्स। इस कंपनी का नाम है मर्चेंट, इसको चाहो तो आप नोट कर लो, एडवेंचर, मर्चेंट एडवेंचर। ये कंपनी जो है इसकी एक अनुशंसित शाखा यानी इसकी सिस्टर कंसर्न जो है वो क्या है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की मदर कंपनी का नाम क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदर कंपनी है मर्चेंट एडवेंचर। ये ध्यान रखिएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मदर कंपनी है। ठीक है, तो अब ये कंपनी भारत आती है, तो थोड़ा सा इसको भी हम बढ़िया तरीके से आपको बताना कोशिश करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी, देखिए सबसे पहले दुनिया की सारी दुनिया पर शासन करने वाला देश कौन है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन पे शासन कौन कर रहा है, एक फीमेल शासक कर रही है, फीमेल, एक महिला। और बाकी बहुत सारी जगहों पे कौन कर रहे हैं, मेल। अब मेल और फीमेल में बेसिक अंतर सुन लीजिए, वैसे ये चीज मुझे शायद नहीं बतानी चाहिए लेकिन बताना जरूरी है। ब्रिटेन पर फीमेल का कब्जा है और अदर की दुनिया पर मेल शासकों का कब्जा है। ब्रिटेन में आज भी महारानी ही सब कुछ है, राष्ट्राध्यक्ष। महारानी क्या है, राष्ट्राध्यक्ष है। ब्रिटेन पूरी दुनिया पर कब्जा करता है, पूरी दुनिया बाकी पे कब्जा करता है। फीमेल की जो सत्ता होती है उसमें एक्सक्यूज नहीं होता, कोई भी फीमेल की सत्ता हो उसमें एक्सक्यूज नहीं होता। आप फीमेल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते इतनी आसानी से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है। फीमेल में सिर्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से फीमेल दुनिया में फेल होती है, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भावुक होती है, उनके अंदर थोड़ी भावनाएं ज्यादा होती है। अदरवाइज उनसे अच्छी सत्ता कोई नहीं चला सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रिटेन, महारानी की सत्ता है और पूरी दुनिया पर राज हुआ। और इतनी बात आप क्यों समझ सकते हो कि जिन जिन घरों में माओ की चलती है उनकी कब्जा, उनकी सत्ता है, माँ के हिसाब से आपकी फैमिली गवर्नमेंट होती है, वहां पर तरक्की बहुत ज्यादा होती है। इस बात को ध्यान रखिए। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं महारानी जो है ब्रिटेन की 1590 है, 99 ये देख लेता हूं, 99 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स एक कंपनी है जो अपनी एक सिस्टर कंसर्न बनाती है, एक अपनी अनुशंसी कंपनी बनाती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया जो कंपनी बनती है, कौन सी कंपनी बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो बनती है इसको जो रानी है वो रानी एक शाही फरमान जारी करती है, इसको बोलते हैं रॉयल ऑर्डर। क्या बोलते हैं, रॉयल ऑर्डर, शाही फरमान जारी करती है। और जारी करके 1600 में सन 1600 में क्या करती है, पावर दे देती है, इसके लिए एक परमिशन ग्रांट कर देती है शाही ऑर्डर से कि ये कंपनी ईस्ट में जाकर, ध्यान रखना सिर्फ इंडिया में नहीं, ये कंपनी ईस्ट में जाकर, ईस्ट में जाने का मतलब है ये कंपनी अरब में, ईरान में, इराक में, बहरीन में, कजाकिस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भारत में, ठीक है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जावा में, सुमात्रा में, नेपाल में, भूटान में, कहीं भी जाकर ये व्यापार कर सकती है। इस कंपनी को ऑर्डर मिलता है। और ये कंपनी भारत में कब आती है, ये 1601 में इसका क्या होता है, भारत आगमन होता है। भारत आगमन, इसका भारत आगमन का होता है 1601 में इसका भारत आगमन हो जाता है इस कंपनी का। तो कंपनी कब बनी, 1599 में। इसको रॉयल ऑर्डर से कब पास किया गया, 1600 में। और ये भारत कब आई, 1601 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण हो रहा है, ये आ रही है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसको इसमें एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो भी बता दो, छूट रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, सबसे पहले जो ये कंपनी बन रही है आईटीसी,
यानी कि ये कंपनी भारत में आएगी और 15 सालों तक मसालों का व्यापार करेगी। जो भी व्यापार करेगी कोई दूसरी कंपनी आकर नहीं कर सकती है। ट्रेड मोनोपोली को कौन देती है? रानी देती है। और बाद में ये कंपनी जो है कब से कब तक 1813 तक ट्रेड मोनोपोली के साथ काम करती है। यानी इसकी मोनोपोली लगातार बढ़ाई जाती है, लगातार बढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि यही कंपनी भारत उसमें ये कंपनी जो है ब्रिटेन में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कंपनी हो जाती है। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा। एक्चुअली ब्रिटेन का जो फंडा है थोड़ा अलग है, उसको समझना। जैसे हमारे देश में क्या होता है, एक एक चीज को समझते जाओ, पढ़ाई करना मजा आता है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। हमारे देश में है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, एक है प्रेसिडेंट और दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में क्या होता है उसको समझिए। ब्रिटेन में यहाँ पर होती है रानी, क्वीन, ठीक है। और यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स और यहाँ पर होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। अब ध्यान रखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे यहाँ होते हैं वैसे वहाँ होते हैं। लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वहां पर कौन लोग होते हैं इसको समझना। हाउस ऑफ लॉर्ड में पूरे ब्रिटेन के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग होते हैं। यानी हाईली टैक्स पेयर पर्संस जो होते हैं वो ब्रिटेन में कहां बैठते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठते हैं। समझिए, हमारे यहाँ पर ये चीज नहीं है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव कहां बैठते हैं? राज्यसभा में बैठते हैं, जो अलग अलग जगहों से चुन के आते हैं। आपको पता होगा, जैसे कुछ जो है प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं, कुछ जो है लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, कुछ को ग्रेजुएट लोग चुनते हैं, कुछ लोगों को जो है जो सीनेट्स हैं वो चुनती हैं, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ऐसे आते हैं। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी में समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है? स्थापना। आप ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1601 में वो यहाँ आती है। तो 1608 एक है मिस्टर कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, इसको सुनिए, कैप्टन हॉकिंस। इनके नाम क्या है? कैप्टन इसलिए लगा है क्योंकि ये एक शिप का कैप्टन है और इसकी शिप का नाम जो है वो है, इसकी शिप का नाम हेक्टर। माफ करिए, इसकी शिप का नाम है हेक्टर। तो हेक्टर नामक शिप का ये कैप्टन है, इसलिए इसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। ये भारत आता है। कैप्टन हॉकिंस जब भारत आता है तो इसकी क्या खूबी है? हॉकिंस की जो खूबी है वो क्या है? ये सबसे पहले फारसी भाषा का जानकार है। यानी ये फारसी भाषा जानता है। अगर फारसी भाषा जानता है तो इसका मतलब ये है कि जो मुगल हैं, मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, वो क्या है? फारसी भाषा है। और ये फारसी भाषा का ज्ञाता है, यानी फारसी भाषा जानता है, एक्सपर्ट है। तो इसका मतलब ये जो है मुगलों से बात कर सकता है। तो ये एक्चुअली भारत आया क्यों था? ये भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके एक्सपेंड के लिए आया था कि उसको कितना भी एक्सपेंड हो, यानी उसको चारों तरफ फैलाओ। उसके लिए क्या जरूरत थी? उसके लिए जरूरत ये थी कि भारत में जो शासक है, राजा है, शाही शासक, यानी उस समय शाही शासक कौन था? 1608 में जहांगीर, जो कि 5 में अकबर मर गया, उसके जहांगीर का शासन आता है। तो जहांगीर राजा है, तो जहांगीर से उसको ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलने लगे?
उसको बहुत पसंद नहीं करता, घड़ी वड़ी में उसको कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जब पेंटिंग लेता है, ध्यान रखिए, तो पेंटिंग चूंकि जहांगीर का समय जो है इंडिया में स्थापत्य कला में पेंटिंग के लिए फेमस है, तो जैसे इसको पेंटिंग देता है और कह बेटा, जहांगीर उसको बड़े गौर से देखता है, उसको पेंटिंग बड़ी अच्छी लगती है और वो पेंटिंग बहुत देर तक देखने के बाद बड़ा खुश होता है, कुछ कहता नहीं। फिर वो उससे कहता है, कैप्टन हॉकिंस से जहांगीर अपनी फारसी भाषा में, कि शाम का भोजन आप हमारे साथ करें, ठीक है, वेलकम। तो शाम को जब वो भोजन करने के लिए कैप्टन हॉकिंस आता है, तब तक जहांगीर सेम उसी तरह की पेंटिंग, दूसरी पेंटिंग बनवा के उसके बगल में लगा देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन सी पेंटिंग लेकर आए, तुम्हारी कौन सी। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उसको पता है कि कौन सी लेके आए, लेकिन वो दूसरी पेंटिंग के बारे में बता देता है। जहांगीर खुश होता है, कहता है कि हमसे हमारा जो है पेंटिंग के मामले में दुनिया में हमारा लोग लोहा मानते हैं, हमारे जैसी कोई पेंटिंग नहीं कर सकता, और उससे खुश हो जाता है। खुश होने के बाद दोनों में भोजन होता है, खाना खाते हैं, और उसी समय जो है वो उससे एक आदेश दे देता है, यानी उससे रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट करके एक जो है अपने लिए एक फरमान जारी करा देता है। क्या कि 1608 में जहांगीर के एक फरमान के द्वारा क्या होता है, एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिलती है। किसको? अंग्रेजों को। कहां पर? सूरत में एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिल जाती है। अब यहां पर देखो एक चीज है, सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति, मतलब अंग्रेजों से पहली फैक्ट्री बनाने की अनुमति कहां मिली? सूरत में मिली। पहली फैक्ट्री बनाने की अनुमति कहां मिली? सूरत में। लेकिन फैक्ट्री नहीं बनती है सूरत में, वो कुछ समय बाद बनती, लेट बनती है। उसके पहले मछलीपट्टनम में अंग्रेज एक फैक्ट्री बना लेते, तो बनकर कहां तैयार होगी? मछलीपट्टनम में। सबसे पहले आदेश कहां मिला? सूरत में। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से कैप्टन हॉकिंस जो है एक फरमान जारी करा देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली फैक्ट्री बनाने का जो है उसको आदेश मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कौन आता है? आप यहाँ पे एक चीज और समझिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा अंग्रेज किसके शासनकाल में भारत आते हैं, तो सबसे ज्यादा अंग्रेज जहांगीर के शासनकाल में भारत आते हैं। ठीक, कैप्टन हॉकिंस के जाने के बाद 1611 में जो है दूसरा व्यक्ति आता है मिडिल्टन, और देन उसके बाद जो है 1516 में आता है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में जितना भी मुगल एम्पायर है, यानी पूरे भारत के अंदर, ध्यान रखिएगा, पूरे भारत के अंदर जितना भी मुगल, यानी यहाँ तक मुगल है, तो यहाँ से लेकर के बम्बई, उसके बाद मछलीपट्टनम, देन उसके बाद जो है कलकत्ता, हुगली, ठीक है, और एक जगह और यहाँ पे सब जगह पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जहांगीर से क्या ले लेता है? परमिशन ले लेता है। यानी जहांगीर को हर जगह फैक्ट्री बनाने की क्या ले देता है? वो बनाने के लिए परमिट कर देता है। ये आप समझिएगा। तो ये बड़ा, ये इनकी बड़ी जीत है। ये 1615 से लेकर 1618 तक रहता है और ये सभी जगह पर जो है अनुमति ले लेता है फैक्ट्रियां बनाने की। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेज जो है पूरी तरीके से भारत में स्थापित हो जाते हैं। देन समय थोड़ा कम है, इसके बाद कौन आते हैं? 1595 में डच आते हैं। 1595 में कौन आते हैं? 1595 में भारत में डच आते हैं। 1595 डच, डच का मतलब है ये हॉलैंड और नीदरलैंड से। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट टर्म पर आगे पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास, दिस यू हैव टू डू।